भारत की बात, मैं आपके साथ शोभना यादव। आज भारत की बात में बात होगी उस साइकिल की जिसका पहिया आतंक की सियासत में फंस गया है। शुक्रवार को अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आया और उस फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। समाजवादी पार्टी को बीजेपी अब घेर रही है क्योंकि अहमदाबाद में जो धमाके हुए थे उसमें साइकिल का भी इस्तेमाल हुआ था। उस धमाके में सैफ नाम के एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है, जिसके पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से अब सामने आया है और यही उत्तर प्रदेश चुनाव का अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ कम से कम चुनावी भाषणों में तो दिख ही रहा है। सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। साइकिल हमारे गरीब की शान है। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। इस साइकिल का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, उसको पंचर किया जाना चाहिए। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है। आम जनता जानती है कि आतंकवाद के बम साइकिल पे फोड़े गए थे। आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। साइकिल 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 है तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, लेकिन चुनाव प्रचार में अब यही साइकिल समाजवादी पार्टी के विरोधियों की जुबान पर छा गई है। बम साइकिल पे रखे हुए थे। आतंकवाद के बम साइकिल पे फोड़े गए थे। उसको पंचर किया जाना चाहिए। आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में साइकिल का आतंकी कनेक्शन निकाला तो बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता निशाना साधने में लग गए। पहले देखिए कैसे मोदी ने साइकिल का आतंक वाला कनेक्शन निकाला और समाजवादी पार्टी को घेरा। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा तो अखिलेश यादव ने इसे साइकिल ही नहीं बल्कि देश के लोगों का अपमान बता दिया। कोई अगर अपनी नाकामी पर वोट मांग रहा हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ तक साइकिल का सवाल है, साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है, गरीब की साधन है। तो इसलिए कोई अगर अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। असल में शुक्रवार को अहमदाबाद की अदालत ने 2008 के बम ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान किया। जिन 49 आतंकियों को सजा सुनाई गई है उनमें से 10 आतंकवादी यूपी के रहने वाले हैं और इन्हीं 10 आतंकियों में से एक आतंकी के पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से है और यही बात बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में सुना रहे हैं। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे। उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। बीजेपी जिस आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताकर हमलावर है उस आतंकी का नाम सैफ है, जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। सैफ के पिता शादाब की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आ चुकी है और बीजेपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में अखिलेश यादव से सवाल भी कर चुकी है। इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा
मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? जिस सैफ और उसके पिता को बीजेपी ने यूपी चुनाव में मुद्दा बना दिया है, उस सैफ की कुंडली जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता शादाब का बेटा है, आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है, 6 भाइयों में चौथे नंबर पर है। कंप्यूटर सीखने दिल्ली आया था, बाटला हाउस केस के दौरान गिरफ्तार हुआ था। आतंकी सैफ और उसके पिता शादाब के बहाने बीजेपी अखिलेश यादव को घेर रही है, तो अखिलेश यादव इन आरोपों को गलत बताकर इसे मुद्दा बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। अखिलेश यादव की कोशिश आतंक को चुनावी मुद्दा बनने से रोकने की है, क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आजमगढ़ के आतंकियों का रोल सामने आया है, उसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। अभी आजमगढ़ में चुनाव होना बाकी है। बीजेपी अहमदाबाद ब्लास्ट के बहाने आजमगढ़ का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर डालना चाहती है, क्योंकि जिन 49 आतंकियों को ब्लास्ट केस में सजा मिली, उनमें 10 यूपी के हैं। यूपी के 10 आतंकियों में से 7 आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले 7 आतंकियों में से 6 को फांसी की सजा मिली है। फांसी की सजा पाने वालों में आतंकी सैफ का भी नाम है। सैफ के पिता का समाजवादी पार्टी से क्या वाकई में कोई कनेक्शन है, इसकी पड़ताल के लिए हमने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की। पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कहते हैं कि सैफ का एसपी से कोई रिश्ता नहीं। जहां तक कि उसके पिता की वायरल फोटो की बात है, वो तो पुरानी है। लास्ट में सजा पाए मोहम्मद शेख उर्फ मिस्टर शेख का समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता नहीं। जहाँ तक उनके पिता मिस्टर का सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो दिखाई जा रही है, यह फोटो बहुत पुरानी है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी से मिल सकता है। मतलब एक बात तो साफ हो गई कि आतंकी सैफ के पिता शादाब उर्फ मिस्टर की अखिलेश यादव के साथ वाली तस्वीर फर्जी नहीं है। अब योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब है माफिया और आतंकवाद को समर्थन देना। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया। आप सहमत हैं? जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो एक चीज गौर कीजिए कि जब पहले चरण का मतदान था तो मुद्दा कुछ और था, तब किसानों की बात की जा रही थी। दूसरे चरण में मुद्दा कुछ और अब जब चौथे चरण की ओर बढ़ रहे हैं तो मुद्दा आतंकवाद का आ गया है। आज अमित शाह बाराबंकी में थे और उन्होंने यहां आतंकवाद को लेकर प्रियंका गांधी के एक बयान पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल को फिजूल का सवाल कहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा? प्रधानमंत्री ने इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी ने अभी इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनको पूछा कि आतंकवाद के बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरा वक्त नहीं है। बाराबंकी वालों बताओ, बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा कराना ये फालतू चीज है क्या?
करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और जब तक चुनाव थमेंगे नहीं तब तक ये लगातार चलता रहेगा और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठा। आज चौथे चरण के चुनाव का प्रचार तो थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 59 सीटों पर परसों मतदान होना है और इसमें लखनऊ की सीट भी शामिल है, यानी अवध इलाके में ये चुनाव होना है चौथे चरण का। वोट की चोट से उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारेंगे, उनकी जमानतें जब्त करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार की सरकार बनाओगे? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? कुत्ते खा रहे हैं उनको, जीवित गाय को, यह है धर्म इनका। और इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के शोर के बीच यूपी में चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। अब 23 फरवरी को बुधवार के दिन यूपी के 9 जिलों में मतदान होगा। इन जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। 2017 में इन 59 में से 51 सीटें बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है और इन दावों की सच्चाई अब 10 मार्च को एबीपी न्यूज पर देखिएगा, जब आपको दिखाए जाएंगे 5 राज्यों के सबसे तेज चुनाव नतीजे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान संतोष यादव शहीद हुए। शहीद संतोष की पत्नी मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके परिवार से मुलाकात करने आए। आज दोपहर ही शहीद संतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। शहीद संतोष यादव अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। हमरा के नौकरी जिला में लइकन के हमरे पढ़े लिखे के खूब बढ़िया व्यवस्था, जहाँ खूब बढ़िया रहता है वो करीबा से योगी के हम बुलावल चाहत रहनी है। योगी जी को? हाँ, हम चाहती थी कि वो आए। हाँ, वो करीबा से हमके हमें लइकन के हमके सहारा जेकर जी में रहनी है चली गई। सहारा अब हमके हुए न बा। वो करीबा से हम 1 करोड़ रुपया मांगत रहनी है। हाँ, बच्चों के भरण पोषण के। हाँ, और हम लइका हमारे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी चाहिए नहन के। हाँ, तो शहीद की पत्नी यही कह रही है कि अब हमारी जिम्मेदारी निभाने वाला तो चला गया, सरकार को हमें देखना होगा। 12 साल के बच्चों को भी अब कोरोना वैक्सीन लग सकेगी। सरकार ने नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 12 से 18 साल तक के बच्चों को अब ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी 15 से 18 साल तक के बच्चों को ही कोरोना की वैक्सीन लग रही थी। कोर्बेवैक्सीन को अब सरकार ने इजाजत दे दी है, तो अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। आपको याद होगा 10 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर था, तब हिजाब का मुद्दा अचानक से आकर गरमाया था। वो मुद्दा कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचा। अब उसी हिजाब को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। आरोप यह है कि हिजाब का विरोध करने पर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्षा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और इस मामले में हर्षा की मां ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें आरोप लगाया कि गोरक्षा में उनका बेटा शामिल था। इससे नाराज मुसलमान युवकों ने धमकी दी थी। कुछ मुस्लिम युवकों के नाम भी हर्षा की मां ने पुलिस को बताए हैं। हर्षा की हत्या को लेकर कर्नाटक के कई इलाकों में कल रात से ही माहौल गरमाया हुआ है। शिवमोगा में हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियां जला दी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये मामला कितना बड़ा बन चुका है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिजाब के चुनावी हंगामे में एक राज्य में फैली दंगे की आग। हिजाब पर चुनावी संग्राम के बीच
सड़क पर एक हत्या से फैल गई सनसनी। हिजाब की लड़ाई क्या अब हत्या पर आई? हिजाब, हंगामा और हत्या। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। इस तरह के आइसोलेटेड इशू से भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पसंद नहीं है मेरी बेटी पहनेगी, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? हिजाब पर यूपी में चुनावी संग्राम से करीब 2500 किलोमीटर दूर एक हत्या ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। जिस राज्य से हिजाब का मुद्दा यूपी की सियासत तक गूंजा, उसी कर्नाटक राज्य में हिजाब को लेकर हत्या का आरोप है और इसी को लेकर बवाल हो रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले देखिए दंगों की आग में जो ये मोटरसाइकिल और गाड़ियां जल रही हैं, उसकी चिंगारी कैसे रात को भड़की और सब कैमरे में कैद भी हुआ। दूर से बनाए गए इस वीडियो में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए हैं, पत्थरबाजी हो रही है, बवाल मचा है। अब रात के अंधेरे की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये दंगा फैलने के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। बीच बीच में शोर शराबा है और जले हुए सामान और तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। दंगों की आग कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद भड़की। तस्वीरें रात की हैं और जब दिन निकला तो बर्बादी का ये मंजर दिखा। गाड़ियां टूटी हुई हैं, जली हुई बाइकें हैं। अब देखिए ये फोटो। ये बजरंग दल का वही कार्यकर्ता है जिसकी चाकू मारकर हत्या हुई। हर्षा की हत्या के बाद शिवमोगा में हालात ऐसे खराब हुए कि 2 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। पोस्टमार्टम करने वाले अस्पताल से लेकर पूरे शिवमोगा में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हत्या को कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मारे जाने से पहले हर्षा ने सोशल मीडिया पर हिजाब के खिलाफ ही टिप्पणी की थी। The information we are receiving, this murder has taken place due to a Facebook status on hijab is responsible for his brutal murder, and it is a well-known fact. Many places Hindu youths have been attacked on the pretext of hijab issue. There was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. कर्नाटक की सरकार ने भी साफ किया कि हत्या की जांच हिजाब विवाद एंगल से भी हो रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इसी बीच कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा ने हत्या के आरोपियों को मुस्लिम गुंडा कह दिया। ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಇನ್ನೂ ಈ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. साफ है कि कर्नाटक में वही शब्द गूंज रहे हैं, हिजाब, मुसलमान, जो यूपी के चुनावी अखाड़े में है।
और अब हिजाब के विवाद में हत्या चुनावी पारा और बढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि वैसे तो कर्नाटक में ये हिजाब विवाद पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन इसका ताजा विवाद भड़का फरवरी के पहले हफ्ते में। सरकार ने ड्रेस कोड लागू किया और फिर हिजाब वर्सेस गमछा का झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। बजरंग दल ने इस बवाल में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया और अब इसी हिजाब को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लग रहा है। आठ फरवरी को कर्नाटक के मांड्या का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कॉलेज पहुंची बुर्के वाली लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। सामने भगवा गमछे में खड़े लड़के जय श्री राम की नारेबाजी कर रहे थे। बुर्के वाली लड़की का नाम मुस्कान खान था, जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा है। इस वीडियो ने मुस्कान को एक ही दिन में चर्चा मिला दिया। जो हिजाब विवाद कर्नाटक में चल रहा था, उसकी गूंज उस दौरान यूपी में सुनाई देने लगी। चुनावी रैलियों में हिजाब का जिक्र करके धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें की गई। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा खैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे। अपनी जानों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रखने जिंदा रहेंगे। विवाद की शुरुआत पिछले साल दिसंबर महीने में हुई, जब कर्नाटक के उडुपी कॉलेज की महिलाओं ने कॉलेज प्रशासन के फैसले का विरोध शुरू किया। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने महिलाओं को क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनकर बैठने से मना कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक के दूसरे कॉलेजों में भी हिंदू छात्रों ने हिजाब का विरोध शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में बैठेंगी तो वो भी भगवा गमछा ओढ़कर आएंगी। लेकिन विवाद ने तूल तब पकड़ा जब उडुपी कॉलेज की छात्रा 31 जनवरी को क्लासरूम में हिजाब पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने शिक्षा संस्थानों में ऐसे कपड़ों पर रोक लगा दी जो समानता और कानून व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हों। दरअसल कर्नाटक सरकार ने एजुकेशन एक्ट लागू किया है, जिसके मुताबिक शिक्षा संस्थानों में एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म तय कर सकता है। इस कोड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये स्कूल में अनुशासन तय करता है, छात्र छात्राओं के बीच समानता का भाव पैदा करता है। लेकिन हिजाब ना पहनने को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर पेश किया जा रहा है। बीजेपी विरोधी पार्टियां इस मामले को तूल दे रही हैं। हिजाब डे मनाकर माहौल को पिछले दिनों भड़काने की भी कोशिश की गई और ऐसी कोशिश करने वालों में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आज भी आगे हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के लिए नहीं है, 24 में भी दम कर देंगे, नाक में दम करेंगे और इंशाअल्लाह संसद में ले जाएंगे अपने लोगों को। फिर 27 आएगा, फिर हम खड़े होंगे, 29 आएगा, हम खड़े होंगे। ये लड़ाई गरीबों के, मजलूमों की हिस्सेदारी की लड़ाई है। मेरी बात को समझो आप, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपका इंसाफ नहीं होगा, आपको हक नहीं मिलेगा। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने फैसला आने तक धार्मिक लिबास पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आने को कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए क्लास के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ,
हिजाब पहनने और कोई भी धार्मिक ध्वज लाने से रोक दिया था, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को शिवमोगा जिले में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करने और हिजाब हटाने से मना करने पर 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया। दक्षिण कर्नाटक के जिलों में स्कूल कॉलेज के बाहर 26 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू है। और अब बीजेपी के राज में बजरंग दल के नेता की हत्या हुई है और बीजेपी के नेता एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि हिजाब बवाल में जिस कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नाम आ रहा है, उस संगठन की भूमिका की भी जांच इस हत्या के पूरे मामले में अब की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।